डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली एयर में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साउंड एनर्जी की एक किस्म है जो वाइब्रेटिंग बॉडीज की वजह से प्रोड्यूस होती है। यानी कि इंग्लिश में हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। अब मिसाल के तौर पे अगर हम एक ड्रम को स्ट्रक करते हैं तो उसकी सरफेस वाइब्रेट करती है जिससे साउंड पैदा होती है, या अगर हम गिटार की स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन से जो है वो साउंड पैदा होती है। तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, कोई सरफेस वाइब्रेट करती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड क्योंकि एनर्जी है और ये वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, तो साउंड बेसिकली कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो अपने सराउंडिंग मीडियम में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्रिएट करती है। तो इस तरह एनर्जी सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर हो जाती है। अब किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक कंप्रेसिबिलिटी या इलास्टिक मॉडुलस ऑफ अ मीडियम। और याद रखिएगा, जितना मीडियम कंप्रेसिबल होगा उतना ही उसका इलास्टिक मॉडुलस कम होगा, और इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। और दूसरा साउंड डिपेंड करती है इनर्शिया या डेंसिटी ऑफ अ मीडियम पे। तो जितना मीडियम डेंस होगा उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। If a medium has elastic modulus E and density rho, अगर किसी मीडियम के इलास्टिक मॉडुलस को हम E से रिप्रेजेंट करें और डेंसिटी को रो से, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है उसके रूट ऑफ E ओवर रो होगी। अब ये जो इक्वेशन 1 है ये स्पीड ऑफ साउंड की जनरल इक्वेशन है। ये चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, ये ऑल काइंड ऑफ मीडिया में एप्लीकेबल है। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को कंपैरिजन करें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स सॉलिड की तरह रिजिड नहीं होते या क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इनमें स्पेसिंग ज़्यादा होती है। और गैसेस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स, और वो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर हम सॉलिड्स की एग्जांपल देखें तो सॉलिड में आप अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को एक लेयर को डिस्टर्ब करते हो तो ये डिस्टर्बेंस अगली लेयर्स में फौरन ट्रांसफर होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ना होने के बराबर है। और अगर हम इसी तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करें तो ये डिस्टर्बेंस अगली लेयर्स में ट्रांसफर होने में थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग। और अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करें तो ये डिस्टर्बेंस अगले मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कंपैरेटिवली। तो सो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं इनमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, और गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होती है। और अगर हम गैसेस और सॉलिड का कंपेयर, ये आपको अगर अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड्स देन गैसेस, तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में ज़्यादा होती है गैसेस से। उसकी एक वजह तो आप ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एंड हेंस रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू अ डिस्टर्बेंस, कि वही वजह कि सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं, तो लिहाजा अगर आप उसकी एक लेयर को डिस्टर्ब करते हो तो ये डिस्टर्बेंस आगे सॉलिड में बहुत जल्दी प्रोपोगेट करती है। और दूसरी वजह आप ये बता सकते हैं कि क्योंकि सॉलिड्स कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, तो लिहाजा अब लास्ट टाइम आपने देखा है कि कंप्रेसिबिलिटी और इलास्टिक मॉडुलस का इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इलास्टिक मॉडुलस होता है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब अगर एक मीडिया में जिसको जो ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है उसमें स्ट्रेन ज़्यादा होती है, तो गैसेस में स्ट्रेन ज़्यादा होगी, यानी अब जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो गैसेस ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगी, यानी उनमें डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन ज़्यादा होगी, तो लिहाजा गैसेस का इलास्टिक मॉडुलस क्या होगा, कम होगा। तो जब इलास्टिक मॉडुलस और इक्वेशन 1 जो आपने लास्ट स्लाइड में देखी थी उसमें आपने देखा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T होता है। तो क्योंकि गैसेस में इलास्टिक मॉडुलस कम होता है तो लिहाजा गैसेस में स्पीड भी कम होगी।
क्योंकि गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, जबकि सॉलिड्स जो होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते यानी उनमें स्ट्रेन कम होती है तो उनका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होगा, तो सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा होती है। अब स्पीड ऑफ साउंड को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरह की कैलकुलेशन है, एक न्यूटन्स की कैलकुलेशंस हैं और दूसरी लैप्लास की कैलकुलेशंस हैं। तो पहले हम देखते हैं कि न्यूटन ने कैसे स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो न्यूटन ने यह अज्यूम किया कि जब साउंड मीडियम में ट्रेवल करती है तो ज़ाहिर है मीडियम में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं, तो टेम्परेचर जो है मीडियम का वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ रेयरफेक्शन। और ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसिडर करते हैं तो सपोज अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो लिहाजा जो कंप्रेशन में अगर हम प्रेशर को कंसिडर करें कि वो P से P प्लस डेल्टा P हो गया और जो वॉल्यूम था वो V से V माइनस डेल्टा V हो गया, यानी कि वॉल्यूम कम हो जाता है कंप्रेशन में और प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब आइसोथर्मल प्रोसेस में हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कि आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहता है कांस्टेंट। अगर प्रेशर पहले P था और वॉल्यूम V तो P1 की जगह हम P पुट कर देंगे और V1 की जगह V, और बाद में कंप्रेशन में प्रेशर की जगह हम P प्लस डेल्टा P और V2 की जगह हम V माइनस डेल्टा V पुट कर देंगे। तो ये PV इक्वल हो जाएगा P प्लस डेल्टा P एंड V माइनस डेल्टा V। तो लिहाजा P1 की जगह हमने P पुट कर दिया, V1 की जगह हमने V पुट कर दिया, और जो P2 था कंप्रेशन में प्रेशर, क्योंकि कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो P2 की जगह हमने P प्लस डेल्टा P, और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो V2 की जगह हमने V माइनस डेल्टा V पुट कर दिया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो P पहले मल्टीप्लाई होगा V के साथ, फिर P मल्टीप्लाई होगा डेल्टा V के साथ, तो हमारे पास ये दो टर्म आ जाएंगी PV और दूसरी P डेल्टा V। इसके बाद डेल्टा P मल्टीप्लाई होगा V के साथ तो ये हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी डेल्टा PV, और फिर डेल्टा P मल्टीप्लाई होगा डेल्टा V के साथ तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी डेल्टा P डेल्टा V। अब लास्ट स्लाइड में आपने देखा था हमने ये इक्वेशन निकाली थी कि P V इक्वल टू पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी। अब आप इस तरह से करो कि ये टर्म उधर ले जाएं, ये टर्म भी हम उस साइड पे ले जाते हैं, और अब ये जो टर्म है ये जो टर्म है अब डेल्टा P और डेल्टा V दोनों स्मॉल होते हैं तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो P डेल्टा P क्योंकि दो स्मॉल टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है वो और छोटा हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो ये प्रोडक्ट 0.01 हो जाएगा, यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 ये हो जाता है 0.01। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये देखें ये और ज़्यादा छोटा हो गया है, ये 0.1 से भी और ज़्यादा छोटा हो गया। जब दो छोटे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर और छोटा हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको निगलेक्ट कर देंगे, इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे और पीछे आपके पास बचेगा PV, और ये टर्म PV दूसरी साइड पे जाके माइनस PV हो गया, P डेल्टा V माइनस वाली इधर आके प्लस P डेल्टा V होगी, और इधर सिर्फ डेल्टा PV रहेगा क्योंकि डेल्टा P डेल्टा V को आपने निगलेक्ट कर दिया। अब PV PV से कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से, तो आपके पास रिलेशन बचेगा P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू V। अब ये V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डेल्टा V के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी P डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू डेल्टा P। अब ये जो टर्म है डेल्टा V ओवर V, अब ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर डेल्टा P के साथ आके ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी P इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर
डेल्टा वी ओवर वी। अब डेल्टा पी स्ट्रेस होता है, डेल्टा वी ओवर वी स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो इलास्टिक मॉडुलस है, तो इसकी जगह हम सारी ये जो सारी टर्म है डेल्टा पी ओवर वी, इसको हम ई लिख लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा वेयर डेल्टा पी ओवर ई, तो P इज इक्वल टू ई आ गया, या E इज इक्वल टू पी आ गया। तो लिहाजा न्यूटन के मुताबिक जो एयर का इलास्टिक मॉडुलस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो इस तरह न्यूटन ने एयर का इलास्टिक मॉडुलस निकाल लिया। अब अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, जो आपको याद होगा कि इक्वेशन 1 थी v इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो, तो E की जगह हम क्या पुट कर देंगे P, तो ये मेरे पास v इज इक्वल टू पी ओवर रो आ गया। तो स्पीड ऑफ साउंड जो और जो एटमॉस्फेयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो P होता है वो 101325 पास्कल होता है, और जो एयर की डेंसिटी होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। जब ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 280 मीटर पर सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो स्पीड ऑफ साउंड एयर में वो 280 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट से हमने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की है वो है 332 मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा है जो कि न्यूटन ने कैलकुलेट की है। तो ये तकरीबन अगर हम डिफरेंस निकालें ना, तो ये जो एरर है, यानी कि हम 332 में से 280 को माइनस कर दें, तो एरर हम अगर कैलकुलेट करें 332 में से 280 को माइनस कर दें और हम डिवाइड कर दें 332 के साथ और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो एरर आएगा ये एरर तकरीबन 16% आएगा। तो ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि जो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया उसमें कितना एरर है, तो ये तकरीबन 16% होता है। स्टूडेंट्स, तो लेप्लास मेथड में लेप्लास ने क्या अज्यूम किया था कि लेप्लास ने ये कहा था कि जब साउंड्स एयर में से प्रोपागेट करती है तो जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतनी तेज़ी से बनते हैं कि जो कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस होती है वो रेयरफेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो लिहाजा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का टेम्परेचर सेम नहीं रहता, कंप्रेशन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रेयरफेक्शन का टेम्परेचर कम होता है। और तो लिहाजा ऐसा प्रोसेस जो रैपिडली अकर हो और उसमें हीट फ्लो ना कर सके, इसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो सो लेप्लास के मुताबिक जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो अब हम इसमें फिर बॉयज लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म यूज करते हैं, यानी पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो गैमा है ये रेशियो है स्पेसिफिक हीट of a molar specific heat of a gas at constant pressure to the molar specific heat of a gas at constant volume, यानी कि Cp over Cv। ये गैमा के बारे में हम Cp और Cv इन चैप्टर 11 में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप ये अज्यूम कर लें कि जो गैमा है ये एक कांस्टेंट है और एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.4 होती है, क्योंकि ये रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। इफ द प्रेशर चेंजेस फ्रॉम, अब अगर हम दोबारा कंप्रेशन को कंसिडर करें तो कंप्रेशन में प्रेशर P से इंक्रीज होकर P प्लस डेल्टा P हो जाता है, और प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो वॉल्यूम जो है वो V से चेंज होकर V माइनस डेल्टा V हो जाता है। और इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो पी वी गैमा, यानी P1 की जगह P आ गया, V1 की जगह V आ गया, और P2 की जगह P प्लस डेल्टा P और V2 की जगह V माइनस डेल्टा V हम पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा पी वी गैमा इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P और V माइनस डेल्टा V की पावर गैमा। अब इस इक्वेशन में से अगर आप इस टर्म में से V की पावर गैमा को हम बाहर कॉमन कर लें तो अंदर आपके पास बन जाएगा V बाहर चले जाएगा तो 1 माइनस डेल्टा V ओवर V होल पावर गैमा। अब V की पावर गैमा दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास इक्वेशन बचेगी P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस डेल्टा V ओवर V। अब इस टर्म को ओपन करने के लिए स्टूडेंट्स हम बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम है क्या? बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई फार्मूला हो 1 माइनस एक्स की पावर एन, तो इसको ओपन करने का ये तरीका होता है कि 1 माइनस एक्स की पावर एन जो होता है ये इक्वल होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर माइनस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स।
अब इसको देखें, पहली टर्म पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। तो इस फॉर्मूला को ओपन करने के तरीके के, अगर यहाँ पे बीच में माइनस साइन हो तो हम एक टर्म पॉजिटिव लेते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। दूसरा, फर्स्ट टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या है, n है। यहाँ पे n के साथ n माइनस वन आ गया, यहाँ पे n के साथ n माइनस वन और n माइनस टू आ गया, और इस तरह अगली टर्म में n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री होगा। दूसरा, यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल, नीचे वन फैक्टोरियल। अब जीरो फैक्टोरियल और वन फैक्टोरियल जो होता है वो वन होता है, और यहाँ पे टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, और अगली टर्म में जो है ये फोर फैक्टोरियल आ जाएगा। इधर पहले x की पावर जीरो है, दूसरे में x की पावर वन है। x की पावर जीरो वन होती है तो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टर्म में एक्स स्क्वेयर है, अगली टर्म में एक्स क्यूब है, और उससे अगली टर्म में आप एक्स की पावर फोर, और ये होगी। तो इस तरह से हम आगे टर्म्स को ओपन करते जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हायर टर्म्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अपने इक्वेशन वन माइनस डेल्टा वी और वी की पावर गैमा को इस फार्मूला के मुताबिक ओपन करें तो x की जगह यहाँ पे डेल्टा वी ओवर वी आ गया, और जो ये n था, n की जगह यहाँ पे गैमा आ जाएगा। तो ये आपके पहली टर्म बन जाएगी वन माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी। अब क्योंकि अगली जो टर्म्स है हायर ऑर्डर टर्म्स, उसमें डेल्टा वी ओवर वी का स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर है, x क्यूब है, तो इस तरह इसमें डेल्टा वी ओवर वी का स्क्वायर होगा, डेल्टा वी ओवर वी का क्यूब, और इस तरह हायर पार्ट्स होंगी। तो हायर ऑर्डर टर्म्स में, क्योंकि डेल्टा वी यानी जब साउंड प्रोपेगेट करती है, डेल्टा वी इज अ स्मॉल टर्म, तो उसकी पावर स्क्वायर क्यूब ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो लिहाजा उन टर्म्स को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, उनको हम निग्लिजिबल टर्म्स कह देंगे, तो उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो जो वन माइनस डेल्टा वी और वी की पावर गैमा है वो हमारे पास बच जाएगी वन माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी। तो लास्ट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी p इक्वल टू पी डेल्टा वी, इसकी जो वन माइनस डेल्टा वी और वी की पावर गैमा है उसकी जगह हम सिर्फ ये लिख देंगे वन माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी। अब क्योंकि ऊपर पावर खत्म हो गई तो अब आप p को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और p को मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा p माइनस गैमा p ओवर डेल्टा v ओवर v, ये दो टर्म्स आ जाएंगी। फिर डेल्टा p को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये दो टर्म्स आ जाएंगी कि डेल्टा p माइनस गैमा डेल्टा p डेल्टा v ओवर v। अब क्योंकि डेल्टा p और डेल्टा v दोनों स्मॉल टर्म्स हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा डेल्टा p ये और निग्लिजिबल हो जाएगा, इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, और बाकी ये जो टर्म्स हैं p और ये वाली इनको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी p माइनस पी प्लस डेल्टा पी गैमा p डेल्टा v और v इक्वल टू p। अब ये दोनों टर्म्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास इक्वेशन ये हो जाएगी। अब ये डेल्टा v ओवर v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा गैमा p इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर v। अब ये क्यू के टर्म जो इलास्टिक मॉडुलस है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, तो E जो है वो गैमा p आ गया। तो लिहाजा जो लैपलास के मुताबिक इलास्टिक मॉडुलस ऑफ एयर है वो गैमा टाइम्स पी है एटमॉस्फेयर, जबकि जो अगर आपको याद हो न्यूटन ने निकाला था एडियाबेटिक आइसोथर्मल प्रोसेस अज्यूम करके वो ईपी की इक्वल था, और जबकि लैपलास ने जो इसको एडियाबेटिक प्रोसेस अज्यूम किया और इसके मुताबिक इलास्टिक मॉडुलस जो है वो गैमा पी की इक्वल है। अब अगर हम इक्वेशन वन में ये पुट करें कि अकॉर्डिंग टू लैपलास द इलास्टिक मॉडुलस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गैमा पी, दैट इज इक्वल टू गैमा पी। इक्वेशन वन में आपको याद होगा अंडर रूट ई ओवर रो है, तो ई की जगह हम गैमा पी पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी ओवर रो। तो हम ये अंडर रूट गैमा को कॉमन कर लेते हैं और अंदर आपके पास पी ओवर रो बच जाएगा। अब गैमा जो है एयर के लिए आपको पता है कितना होता है, 1.4 होता है, तो 1.4, और ये जो टर्म है p ओवर रो ये न्यूटन ने कैलकुलेट की हुई थी, उस कैलकुलेशन में ये 280 मीटर पर सेकंड आता है, तो 280 को अंडर रूट 1.4 से मल्टीप्लाई करें तो 333 मीटर पर सेकंड आता है, जो कि बहुत करीब वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के, जो कि थी 332 मीटर पर सेकंड। तो ये था न्यूटन और लैपलास का थ्योरेटिकल मेथड स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने का।
तो लैप्लास मेथड करेक्ट है, जबकि न्यूटन के मेथड में एरर था। उसका रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उसने जो अज्यूम किया था कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, जबकि लैप्लास का मेथड इसलिए एक्यूरेट आया क्योंकि इसकी जो अजम्पशन थी कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो लिहाजा इसका रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट है। शुक्रिया।